सचमुच शब्दकार जो हैं चमत्कार करते हैं, कोरे कागज़ पर कभी नए युग की इबारत लिखते हैं और कभी परिकल्पनाओं में रंग भरते हैं। दर्शकों नमस्कार, हमर पहुना इस कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूँ शशांक खरे। दर्शकों, जिस तरह संभावनाओं का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह कल्पनाओं का भी कोई अंत नहीं होता। हाँ, कभी कल्पनाओं को, अपने विचारों को, अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को हम अभिव्यक्त करते हैं कविता के रूप में, गीत के रूप में, लेख के रूप में, कविता उपन्यास के रूप में। और ऐसी शख्सियत जो कविता भी लिखती हैं, कहानी भी लिखती हैं, गायिका भी हैं, चित्रकार भी हैं और भी बहुत सारी विषयों पे उनको पारंगत हासिल है, तो ऐसे शख्स को शब्दकार सचमुच चमत्कार करते हैं, शब्दकार सचमुच चमत्कार करते हैं। कोरे कागज़ पर कभी कविता लिखते हैं, कभी अपने जज्बातों का इजहार करते हैं, कभी परिकल्पनाओं में रंग भरते हैं। दर्शकों नमस्कार, हमर पहुना इस कार्यक्रम में मैं आज आपके साथ हूँ शशांक खरे। दर्शकों, जिस तरह संभावनाओं का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह कल्पनाओं का भी अंत नहीं होता। कभी कल्पनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को हम अभिव्यक्त करते हैं कविता के रूप में, कहानी के रूप में, लेख के रूप में, उपन्यास के रूप में। ऐसी शख्सियत जो गायिका भी हैं, चित्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, गज़ल भी लिखती हैं, गीत लिखती हैं और इसके अलावा विविध क्षेत्रों में उनकी अपनी असाधारण योग्यता है। तो ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? यानी मल्टी टैलेंटेड पर्सन, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, यही ना। आज हमारे बीच स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो गायिका हैं, गीतकार हैं, कथाकार हैं, चित्रकार हैं। जी हाँ, उस बहुमुखी प्रतिभा धनी का नाम है संतोष झांझी। आप इस्पात नगरी भिलाई में रहती हैं और झांझी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। झांझी जी, जैसा कि आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं और हमारा जो कार्यक्रम है, जो विषय है, उस पर तो हम आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन चंदैनी गोंदा का जो नाम है, जहाँ से आपने शुरुआत की थी, पहला पायदान आपका शुरू हुआ था, तो हम ये चाहते हैं कि गायकी के क्षेत्र में आपको विशेष स्थान हासिल है, विशेष योग्यता हासिल है। तो एक प्रकार से 1971 में जो चंदैनी गोंदा में आपने जो प्रवेश किया, जहाँ से एंट्री हुई, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको आप कुछ ऐसा मुखड़ा गीत का सुनाएं कि कार्यक्रम हमको लगे कि हाँ आप में कुछ जी ऐसी शुरुआत है। जी, वो गीत रामेश्वर वैष्णव जी का लिखा हुआ था जी, और उनको उस गीत को पढ़ने के लिए वो मंच पर उनको वैसा रिस्पांस नहीं मिला था जी, तो उन्होंने वो चंदैनी गोंदा में गीत दे दिया। जी जी, और मुझे जो सिखाया वो मैं बता रही हूँ और इस गीत ने जो इतिहास रचे वो भी शॉर्ट में बताऊंगी कि होशियार जी को कहना पड़ा कि आप हमारे आकाशवाणी में ज्वाइन कर लीजिए जी, क्योंकि लोकगीत के लिए आपकी आवाज़ बहुत सही है और गीत के लिए बहुत फरमाइश आ रही है जी। तो रामेश्वर वैष्णव जी का वही गीत में, जिससे मुझे प्रसिद्धि मिली, मैं सुना रही हूँ। अमूला जान दे संगवारी, अमूला जान दे संगवारी, आधा रात पहागे मोला घर माँ दे ही गारी हो रामा, अमूला जान दे संगवारी, अमूला जान दे संगवारी। क्या बात है। गांव भर के सब में से सुतगिन, देख चिराई चिरगुन सुतगिन, पुरवाही ओ गावत हावे,
ठाड़े रुखराई मन सुत गिन, नदिया सुत गे नरवा सुत गे, छानी सुत गे परवा सुत गे, दिन दिन भर के थके मांदे, कोठा में सब गरवा सुख गे, सोवथे रात ये उजियारी। वाह वाह वाह, क्या बात है। अमोला जान दे संगवारी। बहुत ही बढ़िया गीत सुनाया आपने और हमारे दर्शकों को भी बेहद पसंद आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। झांझी जी, जैसा आप गायकी के क्षेत्र में सिद्धस्त हैं और आकाशवाणी रायपुर में भी आपके बहुत सारे गीत जो हैं रिकॉर्डेड हैं, जो बीच बीच में बजते रहते हैं। हम इससे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, शिक्षा दीक्षा है, वो कहाँ हुई, कैसे हुई, इस पर प्रकाश डालेंगी? जी, कलकत्ता में ही 4 पीढ़ी से हमारा परिवार रहता था और कलकत्ता में ही मेरे परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब वहीं हुई और मारवाड़ी स्कूल में बड़े पर्दे में सब होता था, तो वहाँ 10th तक पढ़ाई हुई मेरी। जी जी। उसी में प्रयाग महिला विद्यापीठ से प्रवेशिका विद्या विनोदनी के साथ साथ 10th की पढ़ाई हुई। कॉलेज नहीं जाने दिया गया। अच्छा। परिवार जरा इस मामले में, लड़कियों के मामले में ज़रा पुरातनपंथी था, जबकि मेरे पिताजी खुद बहुत अच्छे संगीतकार और राइटर थे, कहानियाँ लिखते, मैंने कविताएं लिखते थे जी। बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। तो फिर आसाम गए कि वहाँ मैंने सोचा अब कॉलेज में ज़रूर डाल दिया जाएगा, पर वहाँ भी परिवार का षड्यंत्र चला। बहाना मार दिया गया कि यहाँ पर कॉलेज में तो हिंदी मीडियम नहीं है जी, तो कैसे करूँ, पढ़ना तो है। तो उन्होंने फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से एक द्विवेदी सर थे वहाँ जी, जो घर में आके हफ्ते में 2 दिन मुझे गाइडेंस देते थे। तो वहाँ परिचय की परीक्षा दी, कोविद की परीक्षा दी, बस यही पढ़ाई समाप्त, तो उसके बाद शादी हो गई। अच्छा। खत्म। देखिए, कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह जी, और आप विवाह के बाद भी एक उम्मीद के साथ जो आपने कदम बढ़ाया उसमें आपको सफलता ही मिली है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आकाशवाणी रायपुर में आप गायिका रही हैं जी, तो ऐसा कोई एक आध गीत और सुना सकती हैं हमारे दर्शकों को? मैंने आकाशवाणी में तो बहुत सारे गीत गाए, जैसे मसूरिया जी का गीत भी गाया मैंने। हाँ, मसूरिया जी का गीत थोड़ा सुना देती हूँ। जी जी। मुरकुरिया सुनना रे, बियारा सुनना रे, मितवा तोरे बिना, हितवा तोरे बिना। वाह वाह। डबरी डबरा घाट घटौंदा, पार के हरियर रुखवा, चिरई चिरगुन तक रोवत है, मोर बाड़े है दुख माँ, मन लागे ना जियई माँ, मितवा तोरे बिना, हितवा तोरे बिना। क्या बात है। मोर कुरिया सुनना रे, बियारा सुनना रे, मितवा तोरे बिना, हितवा तोरे बिना। बहुत बढ़िया, क्या खूब। झांझी जी, जैसे कि हम आपके बारे में परिचय में ही बता रहे थे कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, आप गद्य और पद्य दोनों लिखती हैं। तो साहित्य की जो विधा है, गद्य है और पद्य है, तो गद्य लिखना अलग विषय है, अलग चीज़ है, और पद्य लिखना अलग चीज़ है। आप दोनों में लेखन में तालमेल कैसे बिठाती हैं? क्योंकि एक का संबंध व्याख्या से है और दूसरे का संबंध समेटने से है जी, संक्षिप्त करने से है जी। तो जैसे सागर से मोती चुनते हैं, उसी तरह से एक प्रकार से सागर से मोती चुनना है जी, तो गद्य में भी मोती चुनना है और पद्य में भी मोती चुनना है, तो कैसे तालमेल बिठाती हैं? कवि सम्मेलन में जाने के लिए मैंने गीतों की धुन बनाई जी। उसके पहले गीत लिख के रख देती थी, मुझे नहीं पता था इसको गाते भी हैं, कविता अच्छा। लिखती थी जी। तो उसकी धुनें बनाई, पर मैंने मंचीय धुनें नहीं बनाई। अच्छा। मेरी धुनें अपनी थी और अलग टाइप की थी, पर मन में जब बहुत कुछ भरा हो तो खाली गीतों से पूरा नहीं होता है। फिर कलम उठी जी, जैसे बचपन में देखे कुछ दृश्य ऐसे थे, और बेटियों को बोलना मना, पूछना मना है बचपन में। शादी के बाद मैंने पूछा अपनी मदर से कि वो घटना ऐसे क्यों हुई जी जी। तो वो बड़ी हैरान भी हुई कि 5-6 साल की उम्र में इस लड़की ने देखा, इसके दिमाग में वो कैसे भरा है। तो उन्होंने जब वो घटना बताई तो
माने कहानी का जन्म हुआ। वाह, क्या बात है। उसमें 2 कहानियाँ, एक रली और एक तपस्या। जी। बचपन की 5-6 साल की उम्र में देखी घटनाओं ने दिल में जो असर किया, वो कहानियाँ उसमें मेरी रची गई। कहानियाँ वही हैं, आसपास की हैं और आज के समाज की हैं। जी जी। खुद पहचान के लोगों की हैं कहानियाँ, जो घूम फिर के मैंने फिर उसको संवारा है, बस वही है। अच्छा, हम एक चीज़ और उल्लेख करना चाहेंगे जी कि आप कोलकाता में मतलब पैदा हुई हैं और असम में भी रही हैं और अब छत्तीसगढ़ में पिछले ये मान के चलिए कि 100 साल के भीतर में जी आपका पदार्पण हुआ। तो छत्तीसगढ़ी साहित्यिक और सांस्कृतिक यात्रा है जी, है ना, इस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे। आप बहुभाषी हैं, आपको बंगाली भी आती है, आपको अंग्रेज़ी भी आती है, आपको छत्तीसगढ़ी भी आती है। तो एक तो भाषा का जो ज्ञान है उसका भी उल्लेख करेंगी कि आपको कौन कौन सी भाषा आती है, और फिर छत्तीसगढ़ी साहित्यिक और सांस्कृतिक यात्रा है, इस पर प्रकाश डालेंगी। एक्चुअली क्या है कि हम जब पंजाबी हूँ मैं, जैसे जी जी, गुरुमुखी में कुछ चीज़ें पढ़ी, मुझे कुछ पसंद नहीं आई, मैं साफ बताऊँ, चाहे पंजाबी लोग नाराज़ हो जाएं, मुझे कुछ चीज़ें नहीं पसंद आई, क्योंकि रही कम हूँ। पंजाबी आती है, ठीक है, हमारे घर का परिवेश भी ज़रा बंगाली से टच में ही था। फिर मैंने मारवाड़ी स्कूल में पढ़ी, तो मारवाड़ी लोगों से, क्या बात, जितनी मेरी फ्रेंड्स थी मारवाड़ी थी। मारवाड़ी खान पान मुझे सादा बहुत अच्छा लगता था, बिना प्याज लहसुन के, वो अट्रैक्ट किया। सहेलियाँ भी मेरी ज़्यादातर राजस्थानी मारवाड़ी थी, वो भाषा भी मुझे अच्छी लगी। उसी में बिहारी लड़कियां भी थी। वाह, क्या बात। तो बिहार के कुछ गीत बहुत अच्छे लगे। पर मैंने देखा कि पंजाबियों जैसा बंधन है, जी जी, हमारे घर जैसा उनमें भी जरा बंधन है बिहार में। फिर मैं आई छत्तीसगढ़ में, शादी हो गई, आशियाना तो यही बना। तो मैंने देखा छत्तीसगढ़ की भाषा को, उसकी मिठास देखी मैंने। हाँ, बहुत ज़बरदस्त मिठास। हाँ, वो मिठास जो देखी, तो मुझे लगा कि गीतों में अंदर की जो बात है, जी जी, उसको इतनी सादगी से सिर्फ छत्तीसगढ़ी में कहा जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है। इतनी सादगी है उस बात में। मैंने जो मैं गीत पढ़ती हूँ, पहली बार परिचय तो छत्तीसगढ़ी भाषा से मेरा सन 71 में हुआ। मैं 61 में आ गई थी। अच्छा। भिलाई। तो मैंने बेशक 71 में हुआ, पर मुझे लगा कि ये कोई कठिन भाषा नहीं है, तो मैं जानती हूँ, जैसे ये शब्द मेरे जाने पहचाने हैं। बस थोड़ी सी फर्क है। लक्ष्मण मस्तूरिया जी की छत्तीसगढ़ी थोड़ी अलग है जी। रामेश्वर वैष्णव जी की छत्तीसगढ़ी थोड़ी अलग है, तो उसको थोड़ा समझने में मुझे टाइम लगता था। बाकी मुझे लगता था ये मेरी भाषा है जी। वो कहते हैं ना मैम कि कोस कोस में पानी बदले, चार कोस में बानी बदलती है, तो उसी ढंग का है जी। जी। पर मुझे बड़ी अपनी सी ये भाषा लगी और अच्छा भी लगा, इसलिए गा के मैं उसमें डूबती भी थी, गाती थी। तो मैंने खुद ही छोड़ा आकाशवाणी, क्योंकि आना जाना, और जिन लड़कों को लेके आती थी उनको लेके आना, जीप लेके आती थी, उनको बच्चों को लेके जाती थी। वो 6 जन थे हम लोग, 6 जन का ग्रुप था, उसमें कोई छत्तीसगढ़ी नहीं था। तो आपको कौन कौन सी भाषा आती है, हमारे दर्शकों को बताएंगी? हाँ जी, बंगाली तो लिखना पढ़ना सब आता है। हाँ। अपनी गुरुमुखी में थोड़ा अटकती हूँ, कुछ शब्द एक जैसे हैं, चौ और सौ एक जैसे हैं, थोड़ा अटकती हूँ। पर बोलने में तो बहुत सारी भाषा है। छत्तीसगढ़ी तो बोलती हूँ। बिहारी, जब मेरी कहानियों के जो पात्र हैं, तो पात्रों की भाषा बुलवाती हूँ। दूध वाला जो बोलेगा वैसी भाषा बोलेगा। अच्छा अच्छा। और बिहारी दूध वाला है तो ऐसे ही बोलेगा। बाई जब आती है तो बाई छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलेगी। अच्छा अच्छा। मेरी कहानियों में ये है। अच्छा। तो बोली ये अच्छा है, बहुत सारी भाषा है। मैंने एक कहानी लिखी, राजस्थानी कहानी जो मैंने लिखी, तो उसमें अनुबंध कहानी। अच्छा, जी। तो उसमें जो भाषा है, उनकी पात्र जो बात करते हैं मिली जुली भाषा में बात करते हैं। और बेबी कहानी भी जो है वो मिली जुली, माने बारबी कहानी है, उसमें छत्तीसगढ़ी है। माने उसमें कुछ कहानी ऐसी है जिसमें छत्तीसगढ़ का वर्णन है, तो उसमें जो पात्र हैं मेरे छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं। अच्छा अच्छा। हिंदी में फिर उनसे नहीं बुलवाती मैं। और वो लोगों को आम समझ में आ जाता है।
तो छत्तीसगढ़ी में कुछ कविताएं, रचनाएं या वो लिखी हैं, गद्य वगैरह? हाँ, लिखी हूँ थोड़ा बहुत। जी जी। तो हम ये चाह रहे थे कि एक कोई लघु कथा, चाहे हिंदी में हो या छत्तीसगढ़ी में, आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगी? हाँ, लघु कथा कहानी कैसे बनती है? जी। जैसे मैंने कहानी लिखी नाश्ता, जी, लघु कथा। जी जी। नीचे आकर सीमा ने देखा जी कि नाश्ते में आज पोहा बना है। तो सीमा ने दो प्लेट में पोहा डाला जी, उस पर मिक्सचर डाला और प्याज डाला। डालने के बाद उसने 2 कप में चाय डाली, एक बाई के लिए, एक अपने लिए। और पोहे के ऊपर जब वो नींबू निचोड़ने लगी जी, तो बाई ने रोक दिया जी। बोली, मैडम इसमें नींबू मत डालना। वाह, क्या बात। अरे मैंने कहा, नींबू डालने से तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। हाँ मैडम, कहानी का सार यहाँ है। हाँ मैडम, स्वाद तो बढ़ जाता है पर हजम जल्दी हो जाता है। मुझे अभी 5-6 घर काम करना है। वाह वाह, क्या बात है। यही कहानी मैंने खत्म की। बहुत ये लघु कथा छोटी सी, बहुत उम्दा लघु कथा है। अच्छा, आपकी कुछ किताबें हैं जी, तो कुछ किताबों का उल्लेख करिए। वैसे तो आपने अभी तक 14 कृतियों का सृजन किया है जी। तो कुछ महत्वपूर्ण जो किताबें हैं जो उल्लेखनीय रही हैं, आप बताएंगी? जी, 14 किताबें मैंने लिखी हैं और लॉकडाउन में भी 3 किताबें मेरी तैयार हैं जी जी प्रकाशन के लिए। उसमें पराए घर का दरवाजा, इसकी चर्चा ज्यादा हुई। अच्छा, पराए घर का, हाँ, दरवाजा। अच्छा। कहानी संग्रह है ये। जी जी जी। और हवेली की औरतें। हवेली की औरतें मेरी सासू माँ टुकड़ों टुकड़ों में जो मुझे अपने परिवार की कहानी सुनाती थी, उस पर ये उपन्यास बना है। अच्छा, हवेली की औरतें। हवेली की औरतें। हाँ, ये 3 औरतें हमारे खानदान में ही थीं। अच्छा। तीनों विडो थीं। अच्छा। तो उनकी जो कहानियां हमारी सासू माँ सुनाती थी, मैंने ये पुस्तक भी सासू माँ को समर्पित की है। वैसे बहू ऐसा करती नहीं है। हाँ, नहीं। अच्छा, हाँ, हम एक चीज पूछना चाह रहे थे जी। कि आप कविता भी बहुत अच्छी लिखती हैं, तो एक कोई उम्दा कविता भी सुना सकती हैं? एक कविता का बंद सुनाती हूँ जी, जिसको लोग कहते हैं ये कविता आपकी नहीं है। वाह वाह। माने ये हम सब की कविता, हमारे जीवन पर आपने लिखा है, खाली अपने जीवन पर नहीं लिखा। जी जी जी। एक बंद सुनाती हूँ। नमन जिंदगी तुझको और तेरे हर पड़ाव को, जी भर के जी लिया तेरे हर उतार को चढ़ाव को। नमन जिंदगी तुझको और तेरे हर पड़ाव को। क्या बात है, क्या बात। सागर का आंसुओं का कहाँ छोर है, प्यास ही बस प्यास चारों ओर है। सागर का आंसुओं का कहाँ छोर है, प्यास ही बस प्यास चारों ओर है। सुलझाना जिंदगी एक दिन अपने हर उलझाव को। क्या बात। जी भर के जी लिया तेरे हर उतार को चढ़ाव को। नमन जिंदगी तुझको और तेरे हर पड़ाव को। क्या बात है, क्या बात। सब कहते हैं ये हमारे जीवन पर है, आपके खाली थोड़ी है। सारे लोगों के जीवन पर केंद्रित, बिल्कुल अच्छी रचना है। अच्छा, साथ ही साथ हम एक सवाल आपसे ये भी करना चाहेंगे कि आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, आपको चित्रकला भी बहुत अच्छी आती है। चित्रकला का तो ये हिसाब है कि किसी भी चीज में इंसान डूबता है। जी जी। पर कविता लिखते लिखते उसको मैं किचन में भी ले जा सकती थी। वाह वाह, कागज को। जी जी। और कहानी लिखते लिखते यदि मैं उसमें अटक गई हूँ, थोड़ी देर छोड़ सकती नहीं तो किचन में भी उस डायरी को ले जाऊं। अब चित्रकला में तो ऐसा नहीं कर सकते ना। जी जी। चित्रकला में तो ड्राइंग रूम में बैठ के बच्चों को स्कूल भेज दिया, ड्राइंग रूम में बैठ के आखिरी बस टच दे रही हूँ, अरे तेल भी चढ़ाना है करके किचन में चली गई। जी जी जी। और कढ़ाई में तेल डाल दिया, गैस ऑन कर दी और जरा सा ये लाइन कर लेती हूँ, तब तक उसमें आग लग गई। अच्छा। मैंने छोड़ा क्यों, मैंने चित्रकला। जी जी जी। उसमें आग लग गई तो फिर ड्राइंग रूम से भाग गया, क्या करूँ समझ में नहीं आया, तो मैंने पानी डाल दिया। अच्छा। पानी डालने से क्या है कि आग भड़की। जी जी। और भड़क के किचन के जो
उसमें है दरवाजे के उसमें, वहां तक मेरे ऊपर से वहां तक चली गई। अरे अरे। और तब मैं ऐसे खड़ी हूँ, ये क्या हो गया। जी जी। बाद में लोगों ने बताया कि इसको ढक देना था। मैंने कहा कभी आग लगी नहीं तो मुझे क्या पता क्या करना। उसके बाद मैं समझ गई कि मैं बहुत ज्यादा डूबती हूँ किसी भी चीज में, तो चित्रकला छोड़ दूं। अच्छा। नहीं तो बच्चे छोटे छोटे हैं, किस दिन घर जला के बैठ जाऊंगी, क्योंकि वैसे ही गड़बड़ हो जाती है मुझसे। जी जी। जैसे बहू बोल गई कि अंडे उबाल के डाल देना, और ऑफिस चली गई बहू, और हमने अंडे चढ़ा दिए, उसके बाद फिर अपना लिखने बैठ गए, तो एक एक अंडा उछल उछल के पानी सूख गया, जमीन पर ढप ढप गिरा, मुझे पता ही नहीं लगा। तब समझ में आया कि मेरा ध्यान मैंने बढ़ता नहीं है, उसमें डूब जाती हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा झांझी जी, साहित्य सृजन में आज नारी की जो स्थिति है, जो भूमिका है, संक्षेप में बताएंगी, क्या महसूस करती हैं? साहित्य सृजन में नारी आज कहाँ है? अब क्या बताएं। लिख रही हैं, ठीक लिख रही हैं। पर ख्यात नाम लेखिका या कवियत्री का भी उल्लेख कर सकती हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं तो शिवानी की फैन हूँ। अच्छा। शिवानी को पढ़ पढ़ के तो मैंने कहानी लिखना शुरू किया जी। शिवानी, अमृता प्रीतम, मालती जोशी, सूर्यबाला जी, सुषमा मनिंद्र। अभी जो नई पीढ़ी है जी जी, उनको गुरु बनाने की जरूरत नहीं, हमको गुरु मिलना नहीं जी, और जी, हमारे पास टाइम नहीं था जी। तो वो क्या करते हैं कि इंटरनेट से छंद सीख रहे हैं। अच्छा। अब छंद सीखो, हमको क्या ऑब्जेक्शन है, हमको तो गुरु मिला नहीं, हमने तो गणना की, भाव थे, गणना की, सुर बनाया, शब्दों में पिरोया, पिरोया, लिख दिया। वो गणना के चक्कर में अभी 2-4 कवियों के साथ ऐसी मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा अच्छा सच सच बताइए, ये छंद के चक्कर में, गणना के चक्कर में भाव तिरोहित नहीं हो जाते? बिल्कुल बिल्कुल। बोले हाँ मैडम आपने ठीक बोला, माने जो ओरिजिनल भाव हैं वो नहीं रहते, माने टेक्निक में ज्यादा फंस गए लोग जी, तकनीकी विकास के कारण से वो सारी चीजें उसमें भी आ गई। अच्छा, हम एक बात और पूछना चाह रहे थे आपसे, साहित्य समाज का दर्पण होता है, आज क्या वो जो दर्पण है क्या धूल दूसरित महसूस होता है? संक्षेप में बताइएगा। नहीं तो लेडीज तो ठीक ही लिख रही हैं। हाँ नहीं, लेडीज अगर हम ओवरऑल मैंने पूरे समाज के संदर्भ में अगर बात करना चाहें, अभी जो घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं जी जी, दर्पण तो हो गया, क्योंकि हम तो वही लिखेंगे ना। अच्छा। कहानी में तो वो आ ही जाता है पूरा, जो आज हम देखते हैं, जो हालात जो है नई पीढ़ी के जी जी, ऐसा नहीं कि हम पुरानी पीढ़ी के पुराने विचारों के हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। पर एक लिमिट होती है हर चीज की, तो उसमें साहित्य में तो आएगा ही, वो साहित्य में आता है, वो कहीं नहीं जाता है। आप विदुषी हैं और बहुत कुछ आप में इतनी सारी विशेषताएं हैं, आप आज वर्तमान संदर्भों में नारी की जो तरक्की है, जो समय के सापेक्ष किस ढंग से देखते हैं? उसमें बहुत विवाद हो जाएगा। नहीं विवाद, क्योंकि मेरे जो विचार हैं जी जी, दादी नानी के टाइम के नहीं है। हाँ 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 जी जी, उसके मैं मॉडर्न हूँ, पर मॉडर्न का मतलब इतना मॉडर्न नहीं है कि घर भूल के हम नौकरी कर रहे हैं तो घर भी भूल जाएं, और बच्चों को परवरिश वैसे दें, माँ की नज़र बच्चों पर तो होनी चाहिए, जो निर्माण हम अपने बच्चों का करेंगे वही होंगे जी जी, और उस पर बड़े होने पर हमको गर्व भी होगा। तो मैंने देखा कि माई लोग नहीं संभाल रही है तो बेटियों को क्या संभालेंगी, बेटों को भी नहीं संभालती। पिता के विचार भी जो हैं बेटों के सामने बहुत खुलापन है, तो समाज वो बन नहीं पा रहा जैसा बनना चाहिए। हाँ, एक ऐसा समाज जिसमें सृजन भी हो, संस्कार भी हो, वो सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी हम जिस रास्ते पे बढ़ रहे हैं, हमें नए सूरज को स्वागत करना चाहिए, ऐसा भी है। हम एक सवाल और आपसे कर रहे थे कि आपको अभी तक जो साहित्यिक यात्रा है, सांस्कृतिक यात्रा है, तो उसमें कुछ विशेष पुरस्कार वगैरह का आप कुछ उल्लेख करेंगी? हाँ मैं बताती हूँ, संक्षेप में बताइए। हाँ संक्षेप में बताती हूँ जी। जैसे माननीय राज्यपाल महोदय हामिद अंसारी जी के हाथों साहित्य सम्मान मिला, प्रेमचंद कथा सम्मान भी मिला, सुब्रत बोस फाउंडेशन का सम्मान भी मुझे मिला, हल्का अदब दुर्ग जिला साहित्य समिति का सम्मान था, इप्टा भिलाई ने भी मेरा सम्मान किया, छत्तीसगढ़ साहित्य समिति द्वारा भी सम्मान किया गया।
मेरे कहने का मतलब ये सब सम्मान है, पर कुछ सम्मान ऐसे हैं जिसके लिए हमको अपना लिख के देना पड़ेगा, बायोडाटा। वो सम्मान मैं नहीं लेती। अच्छा, क्योंकि मैं बायोडाटा लिख के नहीं देती। मुझे कहा भी गया, अभी बीच में एक सम्मान बागेश्वरी सम्मान के लिए कहा गया कि आप भरो। मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं। अच्छा, एक पंक्ति में समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरे संदेश देने से समाज थोड़ी बदल जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमें हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है। और हमने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि नए सूरज का हमको स्वागत करना चाहिए जी, क्योंकि संभावनाओं का कोई अंत नहीं, हमने शुरू में कहा था। और ये बिल्कुल तय मानकर चलिए कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो संदेश एक लाइन में क्या देना चाहिए? टाइम तो जो अभी टाइम है जी, उसमें बच्चे टैलेंटेड तो बहुत है, ये हम मानते हैं। हमारे जमाने से ज्यादा टैलेंटेड हैं। जी जी जी। जबकि कहते हैं खान पान में सब नकली है। हाँ। पर दिमाग तो बहुत तेज है, बहुत तेज है। बहुत आगे बढ़ रहे हैं और माँ बाप भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी जी। तो बस अच्छी दिशा की तरफ जाएं। बहुत अच्छी बात कही आपने। झांझी जी, कीमती समय निकाल कर आप स्टूडियो में आई और बहुत अच्छी जानकारी भी दी, आपने एक अच्छा संदेश भी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। दर्शकों, अभी हम हमर पहुना कार्यक्रम में मुखातिब हो रहे थे गायिका, चित्रकार, वरिष्ठ साहित्यकार संतोष झांझी से। अगले एपिसोड में किसी नए शख्स के साथ, नई प्रतिभा के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त शशांक खरे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।